देखिए, ये निश्चित रूप से सही बात है कि जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो हिंदी मीडियम में कम जो है। क्या है ना कि कंटेंट की अवेलेबिलिटी जो है ना हिंदी मीडियम में भी धीरे धीरे काफी होने लगी है। चीजें ट्रांसलेटेड वर्जन में आने लगी है। इन्फॉर्मेशन ज्यादा दूर तक अब एक्सेसिबल है डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में। तो अब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर्स में हिंदी मीडियम से भी शायद रिजल्ट ज्यादा बढ़िया से आपको देखिए। कोचिंग करने या ना करने से सिलेक्शंस का बहुत लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कोचिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक बैच में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से बहुत कम ही लोगों का 2-3-4 लोग का सिलेक्शन हो। बेसिक के लिए तो सबसे जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो उसमें आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के अंतर्गत आप ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं। ज्योग्राफी में जो न्यू एनसीईआरटी उसमें आप 8 to 12 पढ़ सकते हैं। लोग भी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बनाकर तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वंदे मातरम साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले काफी समय से यूपीएससी से रिलेटेड एस्पिरेंट्स की वीडियोस, टॉपर्स की वीडियोस ला रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ प्रिंस भैया है। ये बेसिकली हिंदी मीडियम से है और बात करते हैं जो एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं और तमाम एस्पिरेंट इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं। दोनों को कॉमन हम क्वेश्चंस जो आपकी क्यूरीज है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बात करते हैं इनके बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो जहाँ तक मेरा एजुकेशन है तो मैंने अपना जो 10th तक की एजुकेशन है वो गांव से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है वो भी बिहार के भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर है। उससे मैंने 2018 का जो मेरा सेशन था 2015 से 18 तो उससे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था और 19 से मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा हूँ। अच्छा सर, आपको कब से लगा कि आखिर आपको यूपीएससी या फिर मतलब सिविल सेवा एग्जाम की ओर जाना है? मतलब मैं ग्रेजुएशन के दौरान मैंने डिसाइड किया था कि मुझे यूपीएससी की ओर जाना है और उसी दौरान मैंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। अच्छा, तो सर ऑलमोस्ट बात करते हैं कि एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब यूपीएससी की ओर मूव करता है तो उसको कितना टाइम लग जाता है सिलेक्शन लेने में? ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टूडेंट के साथ है। कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं, किसी को ज्यादा टाइम लगता है। जैसे मुझे 3 अटेम्प्ट लगे तो लगभग उससे कुछ समय पहले ही तैयारी शुरू किया था तो मुझे लगभग 5 साल लगे। कुछ लोग हैं जो 2 साल में कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, उनकी स्ट्रेटजी, कई बार आपकी डेस्टिनी कैसी है, तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? इस बार 2021 में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट मैथिली लिटरेचर था। इससे पहले मैंने 2 बार मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ लिखा था। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि 2 बार ज्योग्राफी उसके बाद और आपने साइंस कर दिया। साइंस करने का क्या विशेष कारण रहा? चेंज करने की वजह ये थी कि जो पहले 2 अटेम्प्ट मैंने दिया था तो पहली बार मेरा मेंस नहीं हुआ था। उसकी वजह ये थी कि मेरे ज्योग्राफी में काफी कम नंबर थे। देन मैंने दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, लेकिन उस वक्त भी सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरे ऑप्शनल में नंबर कम आ रहे थे। ओवरऑल जो हिंदी मीडियम में भी अगर देखें तो ज्योग्राफी से नंबर ऑफ रिजल्ट्स काफी कम रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद मुझे अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं मिथिलांचल रीजन से ही आता हूँ तो इस वजह से मैंने लिटरेचर में मैथिली लिटरेचर लिया, जो मेरे लिए ज्यादा आसान और वो संक्षिप्त था। अच्छा सर, हिंदी मीडियम के जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स, इससे पहले भी हम हिंदी मीडियम के टॉपर काफी सारे इंटरव्यूज ले चुके हैं। रवि सियाग का है और भी तमाम एस्पिरेंट के इंटरव्यू ले चुके हैं। तो सर उन एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं बहुत कम सिलेक्शन होता है, तो आप उन एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये निश्चित रूप से सही बात है कि जो नंबर ऑफ सिलेक्शन है वो हिंदी मीडियम में कम है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि सिलेक्शंस नहीं होंगे। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन ले रहे हैं और अब जो है क्या है ना कि कंटेंट की अवेलेबिलिटी जो है ना हिंदी मीडियम में भी धीरे धीरे काफी होने लगी। चीजें ट्रांसलेटेड वर्जन में आने लगी है। इन्फॉर्मेशन ज्यादा दूर तक अब एक्सेसिबल है डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में। तो अब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर्स में हिंदी मीडियम से भी शायद रिजल्ट ज्यादा बढ़िया से आपको दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बस अच्छी स्ट्रेटजी के साथ प्रिपरेशन करें तो वो हिंदी मीडियम में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। सर जहां तक मुझे लगता है कि आपने हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लिया है तो आपको सब पता है कि क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं और एक इफेक्टिव रणनीति कैसे बना सकते हैं कि ताकि आखिरकार सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बारे में सर संक्षिप्त में बताइए अपने दोस्तों। देखिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, सबसे जो जरूरी चीज है किसी भी एग्जाम के लिए, आप कोई भी यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट बीसीएस दे रहे हैं, सबसे पहले तो आप उसके सिलेबस को ध्यान से पढ़िए और देन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस कीजिए। आप सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और वो जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें अपना काफी सारा टाइम दे देते हैं, जबकि उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ट्रेंड क्या चला है। जैसे अगर प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसमें हिस्ट्री के किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, पॉलिटी में वो कौन से टॉपिक है जहां से सवाल आ रहे हैं, साइंस एंड टेक में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि क्या ट्रेंड है जो चल रहा है और उसके लिए आपको बहुत अच्छे ढंग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा और उस एनालिसिस के आधार पर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए और उसके अनुरूप बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो कोचिंग के लिए इधर उधर भाग रहे हैं या फिर नोट्स के लिए भाग रहे हैं।
उनको आप कोचिंग के बिना कोचिंग भी तैयारी कर सकते हैं या फिर मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोचिंग जैसे मैंने जब आया था तो मुझे बहुत नहीं पता था, तो मैंने कोचिंग किया था। तो कोचिंग एक आपको बेसिक फाउंडेशन जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए ठीक है, लेकिन कोचिंग करने या ना करने से सिलेक्शंस का बहुत लेना देना नहीं, क्योंकि जो कोचिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो एक बैच में अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से बहुत कम ही लोगों का 2 3 4 लोग का सिलेक्शन होता है। तो इससे कोचिंग कर लेने से आपके रिजल्ट पे कोई असर पड़े मुझे नहीं लगता है। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ लूज कर रहे हैं। बट हाँ, अगर आपकी बेसिक्स कमजोर है और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक फाउंडेशन मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो आपके सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है कि आपने सिलेबस को कैसे समझा है, आपने खुद के लेवल पर कितना हार्डवर्क किया, आप अपने आंसर राइटिंग से स्किल्स पे, आप क्वेश्चंस लगाने के स्किल्स पर कितना काम किए, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है ना इस एग्जामिनेशन में सबसे जरूरी है। अगर आप कोचिंग करते भी हैं तो सिर्फ कोचिंग नोट्स पे रिलाई मत रहिए, आप अपने लेवल पे स्टडी कीजिए और उसके अनुसार खुद के लेवल पर अपनी स्ट्रेटजी बनाकर उसके अनुसार चलिए। ओके सर, विशेष तौर पे हिंदी मीडियम से जब एस्पिरेंट्स तैयारी करते हैं तो बहुत सारी शुरुआत में कठिनाई आती है। किसी भी काम को करते सर कठिनाई तो आती है शुरुआत में, धीरे धीरे जब एक उसमें ढल जाते हैं तो फिर आराम से अपन कर सकते हैं। तो शुरुआत में कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़े या फिर शुरुआत में कैसे बेसिक्स मजबूत करें सर? बेसिक के लिए तो सबसे जरूरी है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें, तो उसमें आप सिलेक्टिव हो सकते हैं। जैसे हिस्ट्री के अंतर्गत आप ओल्ड एनसीईआरटी को प्रेफर कर सकते हैं, ज्योग्राफी में जो न्यू एनसीईआरटी उसमें आप 8 to 12 पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटी के लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। तो आप बेसिक एनसीईआरटी को पढ़कर सबसे पहले अपने जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लीजिए और उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक है उसको फॉलो कीजिए। और स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते वक्त याद रखिए कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कोई एक ही बुक पढ़िए, बहुत ज्यादा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है तो पॉलिटी में उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। देन अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वो मोर देन सफिशियंट है। इसी तरीके से इन्वायरमेंट अगर कोई शंकर या दृष्टि कोई बुक पढ़ रहा है तो वो अपने आप में सफिशियंट है। तो इसलिए बहुत सारे मटेरियल्स नहीं लेने हैं, मटेरियल मिनिमम रखना है और उसके मैक्सिमम रिविजन करने हैं। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि काफी बार आपने मेंस लेके हैं। मेरे काफी सारे दोस्त हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा, काफी 3-4 अटेम्प्ट देने के बावजूद भी प्रीलिम्स नहीं निकला है। सर आपको क्या लगता है कि थोड़ा बहुत कैसे अपनी पढ़ाई में थोड़ा बहुत सेंसेस लाए ताकि प्रीलिम्स निकलने के चांसेस बढ़ सकते हैं? देखिए, जो प्रीलिम्स का एग्जाम है ना, अभी अगर आप देखें तो उसमें जो क्वेश्चन है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल नेचर के होते जा रहे हैं। जो बहुत एकदम जो मेजर थीम है टॉपिक है वहां से डायरेक्ट नहीं आकर थोड़ी सी पेरीफेरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। और वो तब आप कर सकते हैं जब आपका एलिमिनेशन के जो तरीका है जिसको हम गेसवर्क कहते हैं, इंटेलिजेंस गेस कहते हैं, अगर वो अच्छा है तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और इसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करें और सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएं। देन जो टेस्ट सीरीज है मार्केट से आप टेस्ट सीरीज उठा लीजिए किसी भी संस्थान की और उसको सॉल्व कीजिए। उसमें आप इस बात पे ज्यादा फोकस कीजिए रेदर देन कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, कि आपके क्वेश्चंस लगाने की टेक्निक में क्या समस्या है। जैसे आप किस कौन से, जैसे एक एग्जांपल के लिए जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं अगर किसी स्टेटमेंट में तो उसके गलत होने की चांस ज्यादा होती है, जैसे ओनली, ऑल। तो इस तरीके के कई सारे ट्रिक्स होते हैं जिसको आप यूज करते हैं कि यार अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इसको गलत होने की या सही होने की संभावना है। और वो तब आएगा जब आप ज्यादा सवाल लगाएंगे, उसके अनुसार आप अपनी जो वीकनेस है उसको रियलाइज कीजिए। तो मुझे लगता है कि पढ़ाई के जितना जरूरी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपका कंटेंट है, उतना ही जरूरी आप ये भी आज के समय में हो गया है कि आप क्वेश्चन कितने अच्छे ढंग से लगा पाते हैं। तो आपका एलिमिनेशन के ऊपर स्टूडेंट को काफी काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, सी सेट से लेकर भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स को दिक्कत है, तो इसके लिए आपने कैसे तैयारी की? जैसे सी सेट को लेकर जो मेरी स्ट्रेटजी थी, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन पे, जैसे कि अगर मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपने कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज्यादा वर्क किया था। तो मैं सारे कॉम्प्रिहेंशन करके आता था और उसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी। उसके अलावा जो कुछ सवाल और बच जाते थे तो उसके लिए मैंने जो मैथ और रीजनिंग के बेसिक्स टॉपिक्स हैं, जैसे परसेंटेज है और आपको और एवरेज हो जाते हैं, परसेंटेज है, टाइम एंड डिस्टेंस, तो जो बेसिक अर्थमेटिक्स के सवाल हैं उसको करके जाता था। और रीजनिंग में जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, वेन डायग्राम और इस तरह के जो कुछ सवाल आते हैं, जो सिलोजिज्म है, तो वो सारे सवाल आ जाते हैं ठीक ठाक संख्या में। तो आप अगर इसको करके जाते हैं तो मतलब हो जाता है। बट ये इसमें डिसाइड करना होगा, जैसे अगर कोई मैथ के स्टूडेंट अच्छे हैं जिनकी मैथ बहुत अच्छी है तो मैथ रीजनिंग पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ थोड़ी कमजोर है तो आप कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो दे सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने टॉपर्स के इंटरव्यू लिए, उन्होंने एक बात बोली कि न्यूज़पेपर हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करता है कि एनी टाइम आप न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो। तो आपने कौन सा न्यूज़पेपर और कितना समय देते थे न्यूज़पेपर पढ़ते समय? न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था और ड्यूरिंग इंटरव्यू एक से ज्यादा न्यूज़पेपर, लेकिन उसके अलावा मैं इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ता था। जहां तक टाइम का मामला है तो वो डिपेंड करता है कि किसी दिन कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं। तो कभी 30 मिनट भी लगती है, कभी 1 घंटे के अराउंड भी लग जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर डे में न्यूज़पेपर में कितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए।
सर सिलेक्शन से पहले भी अगर कोई फेस्टिवल आता तब घर जाते थे, या फिर यहीं दिल्ली में रह के तैयारी करते थे, या फिर अभी तो जैसे सिलेक्शन हो गया इस बार, अभी तो इस बार जा रहे हो, इससे पहले आपने कैसे किया सर? इससे ये डिपेंड करता है कि आपका अगर एग्जाम बिल्कुल पास है। जैसे लास्ट 2 बार से मैं छठ में नहीं गया था, क्योंकि अक्टूबर में प्रीलिम्स हो रहा था और जनवरी में मेंस होता था। तो क्या है कि वो प्रीलिम्स से मेंस के बीच का टाइम है, तो आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन उससे पहले मैं जाता था, तो मुझे लगता है कि डिपेंड करता, अगर आपका एग्जाम बिल्कुल पास है तो आप थोड़ा सा ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर डे में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से फेस्टिवल वगैरह में घर जाना चाहिए, इससे मूड फ्रेश होता है और पढ़ने में भी मुझे लगता है एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके सर, जैसा कि आपने बताया कि काफी सारे मेंस और थोड़ा लंबा प्रोसेस हो गया आपका। सर एक यूपीएससी एक लंबी यात्रा है, कभी कभी लगता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा तनाव आ जाता है, स्ट्रेस आता है, तो उसको किस प्रकार आपने मेंटेन किया? जैसे ये बहुत सही है कि कभी कभी आपको लगेगा कि शायद हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं कि आपकी जर्नी जो है वो काफी लंबी है। तो ये पर्सन टू पर्सन है। जैसे अगर किसी की हॉबी कुछ है तो वो अपने हॉबी को फॉलो कर सकता है। जैसे मैं कविताएं पढ़ लेता था, कभी मोटिवेशनल गाने सुन लिया, फ्रेंड्स से बात कर लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, तो इस तरीके की चीजें करके आप मतलब अपने आप को थोड़ा सा कुछ समय के लिए उससे जो टेंशन है, जो एग्जाम का ऊपरी है, उससे बाहर कर लीजिए और थोड़ा सा अपने लेवल पर कुछ भी इंटरटेनमेंट के लिए कीजिए। तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मूड फ्रेश होता है और फिर आदमी वापस ट्रैक पे आ जाता है। ओके सर, लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, आने वाले समय में प्रीलिम्स देंगे, उनको आप कम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग भी प्रीलिम्स दे रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि प्लीज आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधार बनाकर तैयारी कीजिए। बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मिनिमम कंटेंट, मैक्सिमम रिवीजन पर फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सवाल लगा के अपनी एलिमिनेशन स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और एग्जाम्स हॉल में बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना, आप बस अपने प्रोसेस पे फोकस कीजिए, रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय निकालकर हमें टाइम दिया। और आई होप दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।